जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि अगर एज इंसान की बढ़ी है तो उसको रोका कैसे जा सकता है। सारी बात है, एज तो बढ़ती रहेगी लेकिन आप जो है अच्छे भी लग सकते हैं और जल्दी आप बूढ़े नहीं भी लगेंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा एज के होते हैं और वो यंग लग रहे होते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उनके जिस्म के आज़ा जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हैं, साथ साथ वो अपनी फेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, फेस के साथ साथ हाथ और पाँव का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी एज जो है वो जल्दी ना बड़ी दिखे। तो आज हम एंटी एजिंग के हवाले से चीज़ें मालूम करेंगे, कोलेजन के हवाले से मालूम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स मौजूद हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, ये तो आजकल मैं कहती हूँ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना सोच रहे होते हैं कि मैं जल्दी जो है ना एज का ना दिखूं, बूढ़ा जी, ना जी। हो जाऊं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हेल्दी रहना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप शक्ल को अच्छा करते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। जी, जी। तो आप पहले तो ये बताएं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जो है हमारी स्किन, ऐसा क्या खाना चाहिए बल्कि कि जी, जी। जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे, फिर हम आएंगे ट्रीटमेंट्स की भी जाने। जी, बहुत अच्छा सवाल है और सबसे पहले आपने एजिंग का जो ज़िक्र किया उससे पहले एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ अब कभी जब लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैं कब एजिंग की ट्रीटमेंट्स लेना शुरू हाँ करूँ? हाँ मेरा तो एज नहीं है, मेरा तो ये इस वक़्त मैं तो जस्ट आई एम वो एक मेंशन कर लेते हैं एक हाँ। स्पेसिफिक एज। एजिंग प्रोसेस का कोई एज होता नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी एज कर जाते हैं या उनमें प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है और कुछ लोगों में ऐसे भी उनके जेनेटिक्स हैं कि बहुत देर बाद एजिंग शुरू हो जाती है। रही बात अच्छे खाने का या कौन सा खाना खाया जाए खाया जाए, हाँ। जिसमें एजिंग थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो, तो हम हमेशा यही बताते हैं कि आपका डाइट जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ खाने का एजिंग के साथ या किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के साथ कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है। अमूमन बच्चे आते हैं, वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब मैं फलाना चीज़ नहीं खाती हूँ फिर भी मुझे एक्ने निकल रहे हैं। हम्म। मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ तो फिर भी मुझे ये हो रहा है। तो डाइट को हम पाकिस्तान में हर चीज़ के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। डाइट कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है एजिंग में। एजिंग एक आप यूँ कह लो कि इंट्रिंसिक एजिंग कहलाया जाता है और एक एक्सट्रिंसिक एजिंग कहलाया जाता है। जो इंट्रिंसिक है वो तो जेनेटिक है। जो एक्सट्रिंसिक है यानी बैरूनी चीज़ों के आपके एजिंग के ऊपर असर, जिसमें डाइट भी है, जिसमें आपका अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर भी है, जिसमें स्ट्रेस भी है। अब लोग स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। जब एक बंदा कंटिन्यूअस स्ट्रेस लेता है तो आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल जो है ये बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फ्रीक्वेंट इसकी रिलीज यानी जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते तो ये रिलीज होता रहता है। उसका असर क्या, नतीजा क्या निकलता है कि प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। यानी ओके। स्टेरॉइड करता क्या हाँ है, हाँ। स्टेरॉइड आपके कोलेजन की ब्रेकडाउन कर देता है। इसके अलावा आपकी बोन की जो डीमिनरलाइजेशन है या थिकनिंग है वो भी कम हो जाती है। ओके, इतनी ये खतरनाक बहुत चीज होती खतरनाक है है। ओह स्ट्रेस। माय गॉड, स्ट्रेस इतना बुरा होता है। और इसके हाँ। अलावा इवन अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो आंखों पे मोतिया आ जाता है ना, वो भी एक आप यूं कह लो कि स्टेरॉइड यही का एक एक। साइड इफेक्ट है। तो ओह। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग में। जी तो अच्छा ये बताइएगा, ये इसको पहले तो ठीक कैसे किया जा सकता है? स्ट्रेस तो ठीक है, चले वो तो एक हो गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जी अब ये है कि ज़ाहिरी तौर से जी आपने जी। क्या करना है जिससे आप सही लगे। हाँ, ये बहुत अच्छा। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प रिक्वायर्ड हाँ, होती है। इसीलिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आप से बिलाल, तो आज आप बताएंगे। बड़े अच्छे चेहरे जिन पे रश्क आता था, मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे बड़े बड़े नाम एजिंग ने बहुत ख़राब किया। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स के हाथ जब कोई ना लगे तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता। बड़े इंटरनेशनल स्टार्स हैं जो कुछ ही अरसे में ऐसे एज कर गए हैं और उनके फेस ऐसे ख़राब हुए हुए हैं कि
देखने लायक नहीं है। तो अब आपका सवाल ये है कि कैसे इसको मैनेज करें। देखिए, एजिंग एक 3 डायमेंशनल और एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। एजिंग आपके स्किन में भी आ रहा होता है, एजिंग आपके हेयर्स में भी आ रहा होता है। एजिंग स्किन के नीचे जो आपके फैट्स हैं, सबकुटेनियस फैट्स, वो भी, उनमें भी चेंजेस आ रही होती हैं। इवन मसल सैग कर जाते हैं, जो आपको जाउल्स नजर आते हैं ना साइडों पे लटके हाँ हुए, हाँ 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 हाँ। इसके पीछे ये सारे फैक्टर हैं। स्किन की कोलेजन का कम होना, इसके नीचे फैट्स यहाँ से कम होके नीचे रिडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, मसल सैग कर जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ग्रेविटी का पुल है, एक फैक्टर है जो आपको नेचुरली डिसेंड कर जो रहा वो, होता है। अच्छा, वो आपने बताया कि वो जो मसल आपका जो वीकर हो रहा है और फिर वो जो है वो जी बिल्कुल। और सैग इसके करता जा रहा अलावा है, भी कोलेजन खत्म जो हो रहा है। हाँ। आपका बोन है, आपके फेशियल बोन्स, इनकी जो मिनरल डेंसिटी है, इनका जो एक वॉल्यूम है और साइज है, वो कम होता जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को एड्रेस एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। जी, अच्छा, ये बताएं कि इसके लिए कुछ क्या एक्सरसाइजेस भी होती हैं, या इसके लिए जिस तरह अब तो एक बड़ा ट्रीटमेंट आ गया है, बोटॉक्स लोग लगा देते हैं, तो उससे जो है सैगिंग जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। इज़ इट फाइन, इट इज़ गुड? कोई साइड इफ़ेक्ट होता है उसका या नहीं होता? फिर बहुत सारे RF आ गए हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह सही हैं इसके जी लिए? जी बिल्कुल। इसमें आपने जिक्र किया बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स इंजेक्शन का। बोटॉक्स बेसिकली एक मसल रिलैक्सेंट है। अब लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं कब शुरू करूं, अभी तो मेरी इतनी एज ही नहीं है, मैं क्यों शुरू करूं। बेसिकली जब आपके रिंकल्स आना शुरू होते हैं तो वो इनिशियली होते हैं डायनेमिक रिंकल्स। डायनेमिक रिंकल्स ये है कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है, हंस रहा है, गुस्सा कर रहा है या बात कर रहा है, तो रिंकल्स आना शुरू होते हैं। इसको कहते हैं डायनेमिक रिंकल्स। ये सुपरफिशियल होते हैं। जब आप इसको इसी लेवल पे ट्रीट करना शुरू करें, आप बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, तो ये रिंकल्स यहीं पे रहते हैं, बढ़ेंगे नहीं। बढ़ेंगे नहीं। अगर आप रोकेंगे नहीं और ये अनचेक्ड जाने देंगे, तो फिर ये रिंकल्स एट रेस्ट भी नजर आना शुरू होंगे और ये डीपर होते जाएंगे। तो बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? अब बोटॉक्स अगर सेफ हैंड्स में है, अगर एक्सपर्ट हैंड्स में, अगर क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी सेफ। ओके, ठीक है, कोई इस पे कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। एंड व्हाट अबाउट जो लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, नॉन सर्जिकल अपलिफ्ट होते हैं जो करते हैं आपके फेस को? पहला एक ज़रूरी सवाल लेज़र की सेफ्टी के हवाले से होना चाहिए। मैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर लेज़र मेडिसिन का मेंबर हूँ। लेज़र की जो सेफ्टी है, बेसिकली लेज़र करता क्या है, या वो रेडिएशंस जो जिनको अनसेफ कहा जाता है वो कौन से हैं। इसके लिए फिज़िक्स के थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि वो रेडिएशंस जो कैंसर काज करते हैं, जो चेंजेस लाते हैं सेलुलर लेवल पे, उनमें वो रेडिएशन शामिल है जिनका वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से कम है। जैसे एक्स रेज, अल्फा रेज, गैमा रेज, इनका वेवलेंथ कम है। 100 नैनोमीटर से जो ऊपर के वेवलेंथ हैं, ये सेलुलर लेवल पे चेंज नहीं ला सकते। कैसे नहीं लाते? लेज़र का जो फोटोन है वो जब हिट करता है किसी भी एटम को, तो या तो वो उसके अंदर ये जो 100 नैनोमीटर से छोटे वेवलेंथ्स हैं जो ख़तरनाक वाले हैं, वो उसमें से या इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या उस पर कोई चार्ज ले आते हैं। तो चेंज इन एन एटम लीड्स टू चेंज इन मॉलिक्यूल, चेंज इन मॉलिक्यूल लीड्स टू जीन म्यूटेशन। लेकिन 100 नैनोमीटर से जितने भी ऊपर के वेवलेंथ्स हैं, ये आयोनाइजेशन नहीं करते, ये एटॉमिक लेवल पे चेंज नहीं लाते, ये मॉलिक्यूलर चेंज नहीं लाते, ये जीन म्यूटेशन नहीं करते। तो जितने भी लेज़र्स मेडिकल साइंस में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, दे आर 100% सेफ। 100% सेफ। चलिए ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कोलेजन पे भी बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए नेचुरल कोलेजन, कौन से ऐसे टैबलेट्स वगैरह भी है, क्या वो वाकई वर्क करती हैं कोलेजन के हवाले से, आप किस तरह से यंग रह सकते हैं। कोलेजन पे बात हो रही थी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं भाई कोलेजन आखिर क्या करता है काम, और वाकई जो इसके सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं सही काम कर रहे होते हैं, और अगर नेचुरल कोलेजन खाया जाए तो उसमें क्या खुराक ऐसी है जो नेचुरल कोलेजन आपको मिल सकता है। जैसे जी डॉक्टर साहब बताइएगा कोलेजन की अहमियत
और खुराक भी? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कोलेजन, कोलेजन आपके डर्मिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। टाइम के साथ आफ्टर द एज ऑफ 20 कोलेजन प्रोडक्शन 1% कम होता जाता है ईयरली। यानी अगर किसी का एज 35-40 है तो 10% उसका कोलेजन प्रोडक्शन कम हो चुका होता है। इवन 20% कम हो चुका होता है। तो कोलेजन को कैसे रिप्लेस करें, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ लोग कहते हैं ना कोलेजन ड्रिंक्स, हाँ हाँ। कैप्सूल्स और कोलेजन को ओरली लेना। हम कोई भी चीज़ खाते, चाहे वो खुराक में से हो, चाहे कोलेजन हो, आप इवन एग एल्बुमिन ले, एग वाइट जो है ना, जब ये मैदे के अंदर जाते हैं तो ये मैदे तक कोलेजन रहता है। उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट होता है। आपके जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मसलन आप चीनी ले लेते हैं, आप ब्रेड ले लेते हैं, वो ब्रेकडाउन उसकी हो जाती है एंजाइम्स के थ्रू। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इतने बड़े प्रोटीन्स, ये कोलेजन, ये एल्बुमिन आप जब खाते हो तो वो एज अ कोलेजन या एल्बुमिन आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है अमाइनो एसिड्स में। आप यूं कह लें कि दोबारा वो एज अ अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम ऐसा के कोलेजन अंदर। नहीं होते क्या? कोई फायदा नहीं है कोलेजन ड्रिंक्स पीने का। ये सप्लीमेंट्स खाने का भी? नॉर्मल सप्लीमेंट्स जब रिक्वायर्ड हो तो ज़रूर खाएं, लेकिन एक क्रेज़ है ना कोलेजन ड्रिंक्स पीना, मैंने बताया ना, वो डिसइंटीग्रेट हो के वापस एज अ अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एज अ कोलेजन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का एक हिस्सा है, वापस सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। जैसे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बना हुआ है ब्लॉक्स से, इसी तरह प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है। तो एक ब्रोकन डाउन कोलेजन की शक्ल में बॉडी में अमाइनो एसिड की शक्ल में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो ये जो बिजनेस है ना कोलेजन का, इस पे मैंने पहले भी बात की थी। आम आवाम को आगाह करना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। कोलेजन ड्रिंक्स पीने का कोई फायदा नहीं, इससे एजिंग नहीं रुक सकती। एंड सप्लीमेंट्स इवन यू आर सेइंग? जी, सप्लीमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिसाल के तौर पे ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, विटामिन ई, ये अगर आपकी खुराक का हिस्सा है तो ये सबसे अच्छे एंटी एजिंग एजेंट्स हैं। यानी ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। आपने नाम सुना ना ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस का, ड्रिप्स का, जो गोरा कर देते हैं जो असल वो रिएक्शन होता है, हमने सुना है, जो गोरा हो जाता है। जो एक मिथ है ना कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगा लो गोरे हो जाओगे। बेसिकली ग्लूटाथायोन सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट या एंटी एजिंग एजेंट है। ओके, ये बात प्रूवन है। ठीक है। रही बात गोरे होने की, ये ऑफ द लेबल यूज होता है। हाँ। और हम अमूमन बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप गोरे हो जाएंगे ये ड्रिप्स अच्छा, किसी पे लगाने इफेक्ट से। करता है, किसी पे नहीं भी करता है, ऐसा होता है क्या? बहुत कम इफेक्ट करता है। बेसिकली आपकी एज को जो है ये कंट्रोल कर लेगा ग्लूटाथायोन। उसके अंदर जो विटामिन सी, उसका रोल है ब्राइटनिंग में। विटामिन सी का स्किन कलर फैट करने में या लाइट करने में अच्छा रोल है, ग्लूटाथायोन का प्रूवन नहीं है। तो अब कोलेजन को रिप्लेनिश कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जरा बताइएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंड्यूसिंग इंजरी टू द स्किन। अब स्किन को जब आप इंजरी दोगे, जब आप हीट दोगे, सपोज आपने बर्न के पेशेंट देखे होंगे, जी जी जी, जले हुए पेशेंट्स, जिन बेचारे के कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं, फेस एक तरफ खिंचा होता है या कहीं पे बॉडी पे कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं, स्किन रिप्लेस हुआ होता है एक सख्त तरह के गोश्त से, जी जी, जिसको हम फाइब्रस बैंड कह सकते हैं। बेसिकली ये जो फाइब्रस बैंड्स है ये कोलेजन के बंडल्स हैं। जब आप स्किन को इंजरी देते हो, जख्मी करते हो, तो कोलेजन बनता है। मिसाल के तौर पे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस आ गई हैं, माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस, जिसमें एक मशहूर नाम है मॉर्फियस 8। हाँ जी 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 जी। मॉर्फियस 8 या कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग डिवाइस करता क्या है
कि वो इंजरी इंड्यूस करता है, कंट्रोल्ड इंजरी। हम्म। कॉलम्स ऑफ बर्न बनाता है। सपोज उसके अंदर, उसके टिप के अंदर जितने भी नीडल्स हों, हाँ। वो हर नीडल स्किन के अंदर जाके बर्न इंड्यूस करता है। उस बर्न या इंजरी के रिस्पांस में जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने की फैक्ट्रीज, हाँ हाँ हाँ। वो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होके कोलेजन बनाते हैं। ओह। अब एक सवाल आता है ना, जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, हाँ जो हाँ लोग हाँ हाँ स्टेरॉइड हाँ लगाते हैं, हाँ हाँ। जो अस्थमेटिक्स हैं या जिन लोगों की जोड़ों का वो एक इशू होता है, स्टेरॉइड लेना पड़ता है, उनकी स्किन भी थिन आउट होती है। अब वो क्यों होती है? आपका जो स्टेरॉइड जिस भी फॉर्म में, वो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है। फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया वो खुलियां जो कोलेजन की फैक्ट्रीज हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करें, इंजरी इंड्यूस करें, उसके रिस्पांस में एक कंट्रोल्ड कोलेजन बने। कोलेजन के अंदर एक अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी रखी कि वो टाइटनिंग लाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ना वो फाइब्रोटिक बैंड्स खिंचाव लाते खिंचाव हो हैं, जाएगा, हाँ। यहाँ पे आए तो एक्ट्रोपियन बन जाता है, जी आंख जी जी नीचे जी की जी जाती जी। है। कोलेजन खिंचाव लाता है, टाइटनिंग लाता है। तो ये मॉर्फियस वगैरह इज रियली गुड, इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ये ट्रीटमेंट। प्रूवन एंड व्हाट है। अबाउट लाइक, ये तो एक वो हो गया ना, जिससे जो नीडल से ये काम हुआ है, तो आपका जो है इंसर्ट हुआ है नीडल। व्हाट अबाउट जो खाली ऊपर से आरएफ वगैरह कर रहे होते हैं, वो कैसे हैं? आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह, हाँ। सुपरफिशियली, जी जी, सुपरफिशियली आरएफ इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन इन्वेसिव आरएफ ज़्यादा इफेक्टिव है। जी। अच्छा, इन्वेसिव में सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि कभी भी आप कोई भी नीडल वाली चीज़ करवाते हैं, जो मामूली नीडल, उसके बाद जो उसकी आफ्टर केयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वरना क्या होता है कि फेस पे वो सच्ची वाला बर्न हो जाता है, जी लोग ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके देखें एक चोट सी लगी हुई है ना जी फेस पर। जी। उस चोट के ऊपर लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से लोशन लगा लेंगे, फ़ौरन से मुंह धोना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो कितना केयर करना पड़ता है ये सारी नीडल वाली चीज़ें करवाने के बाद, कितने दिन तक? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उससे पहले भी एक क्वेश्चन आपका अगर ये हो कि एक माइक्रो नीडलिंग थ्रू डर्मा पेन, एक ये हाँ। बहुत कॉमन है, हर जगह हो रहा है। मेलाज्मा के ऊपर भी डर्मा पेन लगाया जा जी रहा जी है। जी जी। डर्मा पेन की इतनी डेप्थ नहीं होती कि वो पेनिट्रेट करे, डर्मिस तक जाए और वो चीज़ें लाए जो एक मैंने बताया ना, बड़ी डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग डिवाइस कर रही होती है। उल्टा नुकसान कर जाता है वो। डर्मा पेन की पेन जो जो है, माइक्रो हाँ। नीडलिंग है, वो स्क्रैचेस बना लेता है स्किन के ऊपर। अब जो लोग मेलाज्मा प्रोन होते हैं, जिनका स्किन मेलाज्मा वाला हाँ स्किन हाँ होता है, हाँ। छाइयों वाला, उन बेचारों को जो ये इंजरी है ना, इंजरी इंडक्शन और नुकसान दे देती है। सुपरफिशियल ये जो डर्मापेन के थ्रू माइक्रो नीडलिंग है, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी प्रोसीजर के बाद ज्यादा पिगमेंटेशन के साथ आ जाते हैं। ओह माय गॉड, पर मॉर्फियस में नहीं होगी ये चीज़? इसका मॉर्फियस का जो टिप है ना, उसकी सिर्फ वो जो है ना, वो एनर्जी अंदर इंसर्ट कर रही होती, बाकी ऊपर वो एपिडर्मिस को कुछ नहीं कहता। अच्छा, वो इनसाइड जो आपका वो जी कर रहा जी, होता है, सही। ये ओके, बड़ी ऊपर की टेक्निकल लेयर को वो बातें नहीं करेगा। जी। ओके ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जो पेन के जरिए होता है, क्या बताया था आपने? डर्मा डर्मा पेन। पेन। और वो तो हर कोई जो है वो तो लेकर जो शुरू हो गया है। अब आपको एक एक क्लास ले लें, उसके बाद फिर कोई ये बड़ा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई किस तरह से काम कर सकता है इन चीज़ों पे, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर। जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट का कैबिनेट मेंबर हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। बारहा हम ये बात करते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि आवाम को पता चले कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ या करा रहा हूँ, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, क्वालिफाइड लोग कौन हैं, इसका पता जब वो कराते, उससे पहले वो बेचारे जो है ना रुल चुके होते हैं, अपना नुकसान करवा चुके होते हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस सवाल का जवाब यूँ दूंगा कि कोई भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पास डिग्री हो,
आप ज़रूर उनसे पूछें कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास मेजर डिग्री है या माइनर डिग्री, आप FCPS हो, आप MD हो, आप कौन डिप्लोमा होना इन चाहिए बता दें ताकि डर्मेटोलॉजी हो, ये नाज़रीन बहुत हमारे सुन इंपॉर्टेंट लें सवाल है। कौन हो जाए वो, क्योंकि अभी हमारे सेगमेंट का भी वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जल्दी से आप बताएं ताकि फिर हम सेगमेंट तो आप एंड करें। मैं यही कहूँगा ना कि क्वालिफाइड लोगों से हमेशा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। टॉपिक्स तो बहुत बड़े हैं जिनपे बिल्कुल, ये और बात वक्त की कमी होती है, जी, लेकिन जी, थैंक यू जी। सो मच डॉक्टर बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज बताई हैं, बड़ा मज़ा आया सुनकर। और ये जो हमारे नाज़रीन ने भी यकीनन समझा होगा कि एंटी एजिंग के लिए आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और आप ट्रीटमेंट्स वो करा भी सकते हैं, साथ साथ अपने अंदर का भी ख्याल रखें, स्ट्रेस लेवल कम करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।